आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वीडियो लेक्चर 2 के बारे में। इस वीडियो लेक्चर 2 में हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ इरोजन क्या होता है। तो देखिए, हमारा जो टाइप्स ऑफ इरोजन है उसमें हमारे कई प्रकार के इरोजन होते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक्सीलरेटेड इरोजन है, जियोलॉजिकल इरोजन है, ग्रेविटी इरोजन है। फिर इनके अंदर हम लोग बात करते हैं तो ये विंड इरोजन, वाटर इरोजन और ग्लेशियर इरोजन। फिर वाटर के अंदर में भी दो कैटेगरी है, प्रेसिपिटेशन के अंदर में भी स्प्लैश और रन ऑफ। अब रन ऑफ जो होता है वो भी दो कैटेगरी में बटा हुआ है। रन ऑफ में क्या आ जाता है, हमारा सरफेस में हमारा सीट, रिल, गली और स्ट्रीम बैंक होता है। और अगर यही हम सब सरफेस में बात करें तो हमारा पाइप इरोजन होता है। तो हम अगर इस प्रकार से देखें कि हमारे पास कई सेवरल टाइप का इरोजन है, तो लेकिन हमको लोगों को एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दो इरोजन पढ़ना है मेनली, एक्सीलरेटेड इरोजन और जियोलॉजिकल इरोजन। अब इसके अंदर में भी विंड इरोजन और वाटर इरोजन। तो हम लोग यही हमारा मेन पढ़ने का है। अब वाटर में भी हम लोगों को सरफेस इरोजन नहीं पढ़ना है, सिर्फ प्रेसिपिटेशन में ये स्प्लैश इरोजन और रन ऑफ इरोजन में सरफेस, सीट, रिल, गली, स्ट्रीम, यही टॉपिक पढ़ने हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जियोलॉजिकल इरोजन क्या होता है। तो जो हमारा जियोलॉजिकल इरोजन होता है उसको मतलब कुछ ऐसे कहानी टाइप में समझ लेते हैं। पहली बात तो ये हमारा नेचुरली होता है, इसमें इंसानों का कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं होता है। ये अपने आप ही धीरे धीरे समय के अनुसार होता रहता है और यह एक बहुत स्लो प्रोसेस है। इस प्रकार का इरोजन मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, नुकसानदायक नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमारी उपजाऊ सोइल भी बनती है इसलिए। तो देखते हैं हम इसके पॉइंट क्या लिखे हुए हैं। तो देखिए, हमारा पहला पॉइंट है, इट इज़ एक्टिवेटेड बाय नेचुरल एक्टिविटीज़ विच रिप्रेजेंट द इरोजन विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो पहला पॉइंट हमारा कहता है कि जो ये हमारा जियोलॉजिकल इरोजन है ये नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से एक्टिवेट होता है, और जो कि रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है क्या कि विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसमें ये हम लोग देख सकते हैं कि इसमें ह्यूमन मतलब इंसानों का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है इस टाइप के इरोजन में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस इज नोन एज जियोलॉजिकल इरोजन और नेचुरल इरोजन एंड नॉर्मल इरोजन। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि हम इसी इरोजन को जियोलॉजिकल इरोजन भी कहते हैं, नेचुरल इरोजन भी कहते हैं और नॉर्मल इरोजन भी कहते हैं। फिर इसी प्रकार हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, दिस टाइप ऑफ इरोजन कंट्रीब्यूट्स द फॉर्मेशन ऑफ सोइल एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ सरफेस। इस प्रकार का जो हमारा इरोजन होता है ये हमारा सोइल फॉर्मेशन और सोइल के सरफेस पे सोइल वितरण का काम करता है या सहयोगी होता है। चौथा पॉइंट है, जियोलॉजिकल इरोजन इज नॉट डेंजर, या जियोलॉजिकल इरोजन खतरनाक नहीं होता है। इट इज़ टेकिंग वेरी लॉन्ग टाइम फॉर इरोजन, और इसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है इरोजन होने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जियोलॉजिकल इरोजन टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ वाटर, विंड, ग्रेविटी एंड ग्लेशियर। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये मेनली होता किस वजह से है, तो उसमें ये बता रहा है कि हमारा विंड, वाटर और ग्रेविटी और ग्लेशियर की वजह से ना जियोलॉजिकल इरोजन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस प्रोसेस द इरोजन रेट आर वेरी स्लो देन द एक्सीलरेटेड इरोजन। जियोलॉजिकल इरोजन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा एक्सीलरेटेड इरोजन होता है उसके कंपेयर में अगर हम देखेंगे तो ये बहुत स्लो होता है। फिर लिखा है, द रेट ऑफ सोइल फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ सोइल डिग्रेडेशन। अब इसमें लिखा है कि जो सोइल फॉर्मेशन मतलब जो सोइल के बनने की क्षमता है वो अधिक होती है रेट ऑफ डिग्रेडेशन मतलब बिगड़ने की क्षमता से। कहने का मतलब ये है कि सोइल इसमें फर्टाइल सोइल बनेगी ज़्यादा और इरोड होके कम जाएगी इस जियोलॉजिकल इरोजन में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द वाटर एंड विंड आर द प्राइमरी एजेंट टू कॉज द जियोलॉजिकल इरोजन। और इसके जो प्राइमरी एजेंट कौन कौन है जियोलॉजिकल इरोजन के, तो वो है हमारे वाटर और विंड।
इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि एसिलरेटेड इरोजन क्या होता है। तो एसिलरेटेड इरोजन में जस्ट उसका उल्टा है। उस समय क्या था कि सब मतलब नेचुरली हो रहा था। अब ये एसिलरेटेड इरोजन, इसमें इंसानों का इन्वॉल्वमेंट है, और जहाँ जहाँ इंसान लोग अपनी एंट्री करते हैं, मतलब आदमी लोग, हम लोग, मतलब मानव जाति जहाँ भी अपनी एंट्री करती है या जिसमें भी हस्तक्षेप करता है, वो सारी ही चीज़ें ख़राब होने की ही तदार पे जाती हैं। जैसे अब इसी इरोजन में देखना कि पहले के कंपेरिजन में कितना खतरनाक होगा। It is activated by all those natural and man's activities which have brought into change of natural cover and soil condition। यह किस प्रकार से एक्टिवेट होता है? तो यह नेचुरल और मेन एक्टिविटीज़, मतलब प्राकृतिक और हमारे द्वारा की गई एक्टिविटीज़ के द्वारा एक्टिवेट होता है। और होता क्यों है? विच है ब्रॉट इनटू चेंज ऑफ नेचुरल कवर एंड सोइल कंडीशन। मतलब कब होता है? जब हम लोग मतलब सोइल कवर को हटा देते हैं या सोइल सरफेस की कंडीशन में छेड़छाड़ करते हैं, मिट्टी खोद लेते हैं, रोड लगा देते हैं, या कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी जिससे कि सोइल डिस्टर्ब हो रही है, उस सब कारण एसिलरेटेड में ही आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज नोन एज एसिलरेटेड इरोजन और एबनॉर्मल इरोजन एंड एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। हम इसी इरोजन को एबनॉर्मल इरोजन भी कहते हैं और एंथ्रोपोजेनिक इरोजन भी कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक मतलब इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया क्योंकि इसमें मैन मेड एक्टिविटीज़ भी एक्टिव हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एसिलरेटेड इरोजन टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ वाटर, विंड, ग्रेविटी एंड ग्लेशियर। और इसके जो मेन एक्शन है वो कौन कौन है? तो वाटर, विंड, ग्रेविटी एंड ग्लेशियर, इनकी वजह से ही सबसे ज़्यादा इरोजन होता है। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस प्रोसेस द इरोजन रेट आर हाइयर देन द जियोलॉजिकल इरोजन। द रेट ऑफ सोइल फॉर्मेशन इज लोअर देन रेट ऑफ सोइल डिग्रेडेशन। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है कि इस प्रोसेस में जो हमारा रेट हाइयर होता है जियोलॉजिकल इरोजन से, मतलब जियोलॉजिकल इरोजन में कम इरोजन होता है, इसमें अधिक इरोजन होता है, ये मतलब है यहाँ पे। फिर लिखा है द रेट ऑफ सोइल फॉर्मेशन इज लोअर देन रेट ऑफ डिग्रेडेशन, कि यहाँ पे मतलब जो हमारा बनने की जो सोइल बनने की क्षमता वाल है, मतलब सोइल फॉर्मेशन कैपेसिटी, वो कम होती है, और डिग्रेडेशन मतलब ख़राब होने की दर ज़्यादा होती है, क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए ये हानिकारक डेंजर में आता है। उसमें क्या हो रहा था कि उसमें बन अच्छा रहा था, ख़राब कम हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि ख़राब ज़्यादा हो रहा है और बन कम रही है अच्छी सोइल, इसलिए ये खतरनाक इरोजन है जिसको हम लोग एसिलरेटेड इरोजन कहते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा है लास्ट, द वाटर एंड विंड आर द प्राइमरी एजेंट टू कॉज द एसिलरेटेड इरोजन, बेस्ड ऑन इट द एसिलरेटेड इरोजन कैन फर्दर बी सब क्लासिफाइड एज। तो प्राइमरी एजेंट तो इसमें भी हमारे वाटर और विंड ही हैं, जिनको हम लोग वाटर और विंड को अब अलग आगे फिर से पढ़ेंगे और देखेंगे इनके अंदर क्या है, जो कि हमारा मेन है। पूरे हमको सिलेबस में यही पढ़ना भी है, वाटर और विंड। तो सबसे पहले हम लोग वाटर इरोजन स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं वाटर इरोजन। तो वाटर इरोजन क्या होता है? व्हेन डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सोइल पार्टिकल टेक्स प्लेस बाय द वाटर, देन इट इज कॉल्ड वाटर इरोजन। इसमें क्या होता है कि जब भी सोइल का डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन या डिपोजिशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है सिर्फ और सिर्फ वाटर के द्वारा, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर इरोजन। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है हमारा, वाटर इरोजन इज मोर एक्टिव इन वेट एरिया। सबसे ज़्यादा ये कहाँ ये एक्टिव होता है? तो वेट एरिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। विच रिसीव मोर रेनफॉल, जहाँ सबसे अधिक रेनफॉल रिसीव होती हो। इंटेंस रेनफॉल में भी कॉज हाई रन ऑफ एंड सोइल इरोजन इज आल्सो हाई। अब कॉमन सी बात है, जहाँ रेनफॉल हाई होगी तो मतलब रेनफॉल इंटेंसिटी भी हाई होगी। जब रेनफॉल इंटेंसिटी हाई होगी तो सोइल के टूटने की क्षमता भी अधिक होगी, और जब सोइल अधिक टूटेगी तो रन ऑफ के साथ में अधिक बह के जाएगी।
यही चीज़ ये कह रहा है कि जहाँ रेनफॉल हाई होगी वहाँ रन ऑफ हाई होगा और वहीं इरोजन हाई होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द रेट ऑफ इरोजन में बी वेरी स्लो टू वेरी रैपिड डिपेंड ऑन द सोइल प्रॉपर्टी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्वांटिटी ऑफ रन ऑफ टोपोग्राफी वेदर कंडीशन एंड प्लांट कवर। अब सोइल इरोजन कम होगा या ज़्यादा होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा कि उस सोइल का कंडीशन कैसा है, वेदर का कंडीशन कैसा है, रेनफॉल इंटेंसिटी कैसी है, सोइल प्रॉपर्टी क्या है, रन ऑफ क्वांटिटी कितनी है, वहाँ टोपोग्राफी कंडीशन क्या है, प्लांट कवर है या नहीं है, उन सारी चीज़ पे डिपेंड करेगा कि सोइल इरोजन कम होगा या ज़्यादा होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो लिखा हुआ है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक इरोजन और मैन मेड इरोजन। ये बात हम लोग पहले भी बोल चुके हैं। जो हमारा एंथ्रोपोजेनिक इरोजन एसिलेटेड इरोजन में आता है और एसिलेटेड इरोजन का ही ये पार्ट है वाटर इरोजन, इसलिए हम यहाँ पर ये लाइन फिर से रिपीट हुआ है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक इरोजन और मैन मेड इरोजन। ये आदमियों के द्वारा होता है इसलिए मैन मेड हो गया, एंथ्रोपोजेनिक मतलब है कि जानवरों वगैरह और सब दुनियादारी की वजह से भी होता है, इसलिए इसमें ये आ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 94 मिलियन हेक्टेयर लैंड इज इंडिया इज अफेक्टेड बाई वाटर इरोजन। इंडिया में जो वाटर इरोजन से एरिया अफेक्टेड है वो है हमारी 94 मिलियन हेक्टेयर। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अबाउट 1 mm ऑफ टॉप सोइल इज बीइंग लॉस्ट ईच ईयर विद टोटल लॉस ऑफ 5334 मिलियन टन और 5.3 बिलियन टन्स। अगर हम जनरल ऐसे बात करें तो हर साल हम लोगों का लगभग 1 mm टॉप सोइल हर साल हम लोगों का बर्बाद हो जाता है। अगर हम उसको वॉल्यूम में कैलकुलेट करेंगे तो 5.3 बिलियन टन आएगा। अब इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो लिखा है द रेट ऑफ सोइल लॉस 16.4 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। अब हम ये बता रहा है कि हर साल 1 हेक्टेयर से कितने टन सोइल का लॉस हो जाता है। तो अगर हम वो रेट देखेंगे या वॉल्यूम देखेंगे तो हमारे 1 हेक्टेयर लैंड से 16.4 टन मिट्टी हर साल 1 हेक्टेयर लैंड से लॉस हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इरोजन बाई वाटर इज 2/3 एंड विंड इज 1/3। अब किसका कितना रोल है सोइल को मतलब इरोजन करने में, ये वो चीज़ लिखा है। वाटर से होता है 2/3 और विंड से होता है 1/3। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 29% इरोडेड सोइल इज प्राइमरीली 29% इरोडेड सोइल इज परमानेंटली लॉस्ट टू द सी। मतलब हमारे 29% सोइल जो है जब पूरी की पूरी लॉस हो जाती है, वाइल बची हुई या जबकि 61% इज सिंपल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जो हमारी 61% है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्लेस हो जाती है या ट्रांसफ़र हो जाती है या जो जाके वहाँ जमा हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। फिर नेक्स्ट एंड रिमेनिंग 10% इज डिपॉजिट इन रिजर्वायर। और 10% अगर उसी में से 100 बच रही है जो वो कि रिजर्वायर में जमा हो जाती है। कुल मिला के बात यह है कि जो 100% इरोजन हुआ और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहने की कोशिश की, जिसमें से 60% 61% तो जाके एक स्थान से दूसरे स्थान पे बह गई, 29% जाके समुद्र की तरफ परमानेंट ही मतलब ख़त्म हो गई समुद्र में, और 10% जाके हमारी रिजर्वायर में सिल्ट के फॉर्म में डिपॉजिट हो गई। ये बात है। फिर नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इट द वाटर इरोजन कैन फर्दर बी सब क्लासिफाइड। अब हम आगे और देखेंगे कि वाटर इरोजन को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो हम देखिए वाटर इरोजन को मेनली हम लोग 4-5 प्रकार से पढ़ते हैं, जिसमें हमारा स्प्लेश इरोजन है। स्प्लेश इरोजन को ही हम लोग रेनड्रॉप इरोजन भी बोलते हैं, और सीट इरोजन को ही हम लोग इंटररिल इरोजन बोलते हैं, और रिल इरोजन को माइक्रो चैनल इरोजन भी बोलते हैं। इसी प्रकार गली इरोजन और स्ट्रीम बैंक इरोजन। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारा स्प्लेश इरोजन रेनड्रॉप इरोजन क्या है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज
of the erosion process occurs when raindrop hit kinetic energy where soil exposed soil surface। तो हमारा जो स्प्लेश इरोजन होता है ये हमारा इरोजन का फर्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहले टर्म यही आता है, इसी से शुरुआत होती है। और ये करता कैसे है, जब हमारी रेनड्रॉप हिट करती है खाली बेयर सॉइल मतलब खाली बंजर सॉइल या एक्सपोज सॉइल मतलब जिस पे कोई कवर ना हो उस टाइप का, तो कोई भी खाली सरफेस पे जब हमारी रेनफॉल आके टकराती है तो उससे जो छींटें उड़ती हैं वही हमारा मतलब फर्स्ट स्टेज होता है स्प्लेश इरोजन में। जैसे कि इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जैसे बारिश की बूंदें गिर रही हैं तो जो सोइल पार्टिकल हैं तो वो देख रहे होंगे अपने स्थान से इधर उधर टकरा के जा रहे हैं, टूट रहे हैं, फिर टूट के ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, फिर जाके उधर जमा हो रहे हैं। और ये होता क्यों है तो ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, KE बराबर 1/2 mv²। ये हमारी रेनफॉल की काइनेटिक एनर्जी है, उसकी वजह से सॉइल टूट रही है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द फॉलिंग रेन ड्रॉप ब्रेक डाउन सोइल एग्रीगेट एंड डिटेच सोइल पार्टिकल फ्रॉम द सोइल मास। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि जब हमारा रेनफॉल गिरता है जिसकी वजह से डिटेचमेंट रेनफॉल मतलब सॉइल डिटेचमेंट होती है और जो सॉइल के जो पार्टिकल हैं वो सॉइल जो मेन सॉइल है मतलब ज़मीन उससे अलग हो जाती है, सॉइल मास से अलग हो जाती है, सॉइल पार्टिकल के रूप में अलग। नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉइल पार्टिकल स्प्लेस्ड अप टू हाइट 50 से 75 सेंटीमीटर और या फिर 60 सेंटीमीटर डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ रेन ड्रॉप एट द सेम टाइम द सॉइल पार्टिकल आल्सो मूव हॉरिजेंटली और लेटरली एज मच 1.5 मीटर ऑन लेवल लैंड सरफेस। अब ये पॉइंट बता रहा है कि जब रेनफॉल हमारी गिरती है सॉइल पे टकराती है तो जब टकराती है हमारी रेनफॉल तो उस समय जो पार्टिकल के ऊपर उठने की हाइट होगी, जैसे यहाँ से टकराया या इसे सीधे ऊपर जा रहा है ऊपर को, तो इसकी जो हाइट होगी वो तुम्हारी 50 से 75 सेंटीमीटर तक जा रही ऊपर हाइट में। अब यही बात अगर हम करें कि वो हॉरिजेंटल कितना जाएगा, तो अगर प्लेन सरफेस है तो हम लोग 1.5 मीटर जाएगा इधर को, ऐसे समझ गए। ऊपर मतलब सीधा ऊपर को कितना उठ जाएगा पार्टिकल, तो वो उठेगा 75 सेंटीमीटर तक, और हॉरिजेंटली कितना जा सकता है तो वो जाएगा अपना 1.5 मीटर तक। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इफेक्ट ऑफ स्लोप ऑन रेन ड्रॉप। अगर स्लोप है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा रेन ड्रॉप को लेके, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात होगी। देखते हैं, डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ सोइल बाई रेन ड्रॉप स्प्लेश इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 50% ऑफ टोटल स्प्लेश प्लस एंड परसेंटेज ऑफ लैंड स्लोप। पहले पॉइंट का कहने का मतलब है कि अगर स्लोप है, ढलान है, जैसे इस वाले फिगर में आप देख रहे हैं, इस टाइप का अगर कंडीशन है तो जैसे ही हमारा बूंदे टकराएंगी फर्स्ट स्टेज में तो उसको इस प्रकार से नहीं बराबर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे बराबर नहीं जाएंगी। अगर ढाल है तो सीधा इस कंडीशन में आ जाएंगी कि 50% मतलब रिजर्व हो जाएगा कि 50% जो भी टूटना है सोइल वो स्लोप के ही डायरेक्शन में जाएगा, बाकी बचा हुआ इधर उधर जाएगा। ये कहने का मतलब है इसका। अब कितना बाकी बचा हुआ मतलब, और उसमें क्या कंडीशन है कि लिखा है द डाउन स्लोप इरोजन। अगर स्लोप है तो 50% तो रिजर्व हो गया, प्लस परसेंटेज डाउन स्लोप फॉर 15% स्लोप 60% इज प्लेस्ड डाउन स्लोप एंड 35% डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ स्लोप। अब मान लो अगर टोटल 100% इरोजन होना है जब रेन ड्रॉप गिरेगा, तो उसमें से 50% तो उसका रिजर्व है कि मान लो अगर ढाल है सोइल में तो 50% ढाल की तरफ जाएगा ही जाएगा, ठीक, वो हो गया। और प्लस जितने परसेंट उसमें ढाल होगा वो भी इसी में जुड़ जाएगा। तो मान लो अगर 15% ढाल है तो 15 और जुड़ जाएगा, तो 50 रिजर्व वाला और 15 ये
तो कितना हो जाएगा 65%। तो 65% तो टोटल चला जाएगा जिधर फुल्ली स्लोप है। बाकी का जो 35% बचा वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा। जैसे इस वाले डायग्राम में देखो, ऊपर से ने बारिश गिरी तो 50% तो इधर जाना ही जाना था, प्लस 15% इसका लैंड स्लोप है तो वो भी इधर ही वाले हिस्सा में जुड़ जाएगा। तो इधर टोटल जो सॉइल पार्टिकल बह के जाएगा वो हो गया 65%, और जो इधर ऊपर दो या डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा वो हो गया 35%। ये है इसका कहने का मतलब 50 अगर स्लोप आ गया तो 50 फिक्स, प्लस जितने % स्लोप है वो भी उसी में जुड़ जाएगा, इस प्रकार से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीट इरोजन और इंटररिल इरोजन। सीट इरोजन और इंटररिल इरोजन एक ही बात होती है। इसमें क्या होता है, सीट इरोजन इज एडवांस स्टेज ऑफ स्प्लेश इरोजन। अभी हम लोग स्प्लेश पढ़े तो स्प्लेश के बाद ही आएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्प्लेश इरोजन का एडवांस स्टेज है या उसके आगे का स्टेज है। तो वही बात लिखी है, सीट इरोजन इज एडवांस स्टेज ऑफ स्प्लेश इरोजन बिकॉज सीट इरोजन बिगिनिंग आफ्टर डेट स्प्लेश इरोजन। ये सीट इरोजन कब होता है, जब हमारा स्प्लेश इरोजन ख़त्म हो जाता है उसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, दिस इरोजन जनरली अकर्स एट यूनिफॉर्म स्लोपी लैंड। अब ये होता कहाँ पे है, तो जहाँ यूनिफॉर्म स्लोप होता है वहाँ पर ज़्यादा देखा जाता है। जैसे इस वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल प्लेन है। अब मान के चलिए इसमें से अगर 1 सेंटीमीटर या 1 mm मिट्टी बह जाए पानी के साथ में, तो बिल्कुल भी नंगी आँख से पता नहीं चलेगा कि इसमें से 1 mm बारिश बह गई है, कि मतलब मिट्टी बह के चली गई। क्यों? क्योंकि ये इतना प्लेन है, इसमें समझ में ही नहीं आएगा 1 mm। और इसी प्रकार से अगर हवा चलेगा, विंड का फ्लो तेज हो, तो विंड में भी यही कंडीशन होता है कि जैसे ये इस प्रकार का मान लो खेत जुता हुआ पड़ा है। अब जुता हुआ पड़ा है, हवा अगर तेज आएगी, बहाव इसमें लगेगा, तो बहाव लगने की, हवा का फ्लो लगने की वजह से सॉइल अपने स्थान से दूसरे स्थान पे उड़ जाएगी 1-2 mm। हम लोगों को वो बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ उड़ गई कि नहीं उड़ गई। इसलिए मतलब ऐसा इरोजन कहाँ होता है ज़्यादातर, तो ये जो स्लोपी लैंड, यूनिफॉर्म स्लोपी लैंड होते हैं वहाँ पर अधिक इस प्रकार का इरोजन होता है। और इसमें मेनली 2 ही कारण होते हैं, एक वाटर इरोजन और एक विंड इरोजन। वाटर क्या होता है कि जब सरफेस पे फ्लो करता है तो अपने साथ में 1-2 mm या जो भी है, मतलब यूनिफॉर्मली सॉइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले चला जाता है, जिससे हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। और यही सेम प्रक्रिया विंड इरोजन में भी होती है। जब विंड हवा तेज चलती है तो भी सॉइल उड़ा ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तब भी हम लोगों को पता नहीं लगता है। इस प्रकार का इरोजन जो कि सबसे खतरनाक होता है वो सीट इरोजन होता है। क्यों खतरनाक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसमें पता लगाना ही मुश्किल होता है। मतलब जान पाएंगे हम लोग तब ना कि समस्या हो रही है, यहाँ इलाज कर लें। इसमें तो इलाज तब पता ही नहीं लगता है कि समस्या कब है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीट इरोजन इज द रिमूवल ऑफ फेयरली यूनिफॉर्म लेयर ऑफ सोइल फ्रॉम द लैंड सरफेस बाय द एक्शन ऑफ रेनफॉल, विंड और रन ऑफ। इस सीट इरोजन में क्या होता है कि जो हमारी यूनिफॉर्म लेयर, फेयरली मतलब एक जैसी यूनिफॉर्म लेयर को इरोड कर देता है या रिमूव कर देता है, हटा देता है। काहे के द्वारा, तो एक रेनफॉल या विंड के द्वारा हटा देता है इसमें। फिर नेक्स्ट है, दिस टाइप ऑफ इरोजन इज वेरी डेंजर बिकॉज डिफ़िकल्ट टू विजुलाइज। इस प्रकार का इरोजन बहुत खतरनाक होता है क्योंकि ये दिखाई नहीं पड़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ इरोजन इज वेरी डेंजर बिकॉज अपर टॉप मोस्ट सोइल इज इरोडेड सो डेट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज लो एंड डिफ़िकल्ट टू विजुलाइज। अब इसमें मेन समस्या ये होती है कि ये दिखाई जल्दी पड़ता नहीं है, और इसकी जो टॉप सोइल होती है वो मान लो 1-2 mm 3 mm उड़ा ले गया, तो इससे क्या होगी कि सोइल की फर्टिलिटी कमज़ोर हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, ये सब सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। फिर लिखा है, सम टाइम मोस्ट ऑफ द केस प्रोडक्टिव लेयर ऑफ सोइल हैज बीन लॉस्ट सो इट इज़ कॉल्ड कैंसर ऑफ फार्मर और स्कीमिंग ऑफ क्रीम।
ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एग्ज़ाम मतलब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूछता रहता है। ये कह रहा है कि जब हमारी मतलब टॉप सॉइल होती है अच्छी प्रोडक्टिव वाली, वो उड़ जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारा प्रोडक्टिविटी में बहुत सारा नुकसान होता है। इसलिए हम इसको किसानों का कैंसर भी कह सकते हैं। और इसी का दूसरा नाम होता है स्कीमिंग ऑफ क्रीम। स्कीमिंग ऑफ क्रीम का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो हम कोई आदमी दूध बढ़िया खौला रहा है और दूध खौला के उसकी मलाई मलाई उतार के खा जाए, तुम्हारे लिए बचा दे मंठा मंठा, या बचा हुआ जो उसमें से फिल्टर करके मतलब बढ़िया बढ़िया निकाल लिया मलाई, बाकी बचा हुआ जो टोंड मिल्क के नाम से 10 रुपये में बिकता है अपने यहाँ, वो बचा जिस वही वाला हमको दे। उसी प्रकार से ये होता है इसमें कि मतलब बढ़िया सोइल जो टॉप सोइल थी उसको उड़ा ले गया, जो बचा हुआ मलबा था वो छोड़ गया, तो हमारे प्रोडक्टिविटी पे बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिससे कि किसान की उपज कम हो जाएगी बिल्कुल। फिर नेक्स्ट है, इफ़ द सोइल इज फुली सेचुरेटेड आफ्टर डेट रन ऑफ स्टार्ट टू ओवरलैंड सरफेस दैट इज कॉल्ड हॉर्टन ओवरलैंड फ्लो। अब हॉर्टन ओवरलैंड फ्लो कब होता है? जब हमारा मतलब जो हमारा सरफेस होता है वो एक पहले मतलब बहना स्टार्ट कर दे। जैसे जस्ट ये वाली कंडीशन देखिए, पानी क्या हो रहा है, जैसे ये सूखी सोइल पड़ी और जस्ट यहाँ से बहना स्टार्ट कर दिया, पानी का सरफेस के ऊपर फ्लो होना अगर स्टार्ट हो गया तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? वो हॉर्टन ओवरलैंड फ्लो। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है? द सीट फ्लो इज the overland flow involving kinetic energy due to its velocity and viscosity is calculated from mining formulas। अभी इसमें मतलब जो हमारी वेलोसिटी कैलकुलेट करना होता है या विस्कोसिटी या कुछ निकालना होता है तो हम किस फार्मूला का यूज करते हैं? तो माइनिंग्स फार्मूला का यूज करते हैं। इतने पॉइंट बहुत हैं इसके लिए लिखने के लिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रील इरोजन। रील इरोजन को ही हम लोग माइक्रो चैनल इरोजन भी बोलते हैं। माइक्रो चैनल इरोजन क्यों बोलते हैं? जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये नाला ऐसे बनते जा रहे हैं, चैनल ऐसे, इसलिए हम लोग इसको माइक्रो चैनल इरोजन कहते हैं। देखते हैं अब इसमें क्या लिखा है। रील इरोजन इज द एडवांस स्टेज ऑफ सीट इरोजन व्हेन ओवरलैंड फ्लो इज एक्यूमुलेटेड इन द स्मॉल चैनल, then water attain a enhanced velocity. As result, the scoring of soil particle get increased from there, and also there is fast transportation of detachment soil particle. It is called erosion। इसमें क्या होता है, इसको रील इरोजन को हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एडवांस स्टेज है सीट इरोजन का, पहली बात तो ये। फिर उसके बाद क्या है कि उसमें हमारे सीट इरोजन में क्या हो रहा था कि मतलब पानी इकट्ठा होकर बहना स्टार्ट नहीं हो पा रहा था बिल्कुल चैनल बना के। इसमें क्या होता है कि रील इरोजन तब होना स्टार्ट होता है कि जब एक जैसे बारिश हो रही है तो एक समय ऐसा भी तो आएगा ना जब पानी ढेर हो जाएगा, नीचे इन्फिल्ट्रेशन होकर कम जा पाएगा और धीरे धीरे सरफेस पर इकट्ठा होने लगेगा और जिधर स्लोप होगा उधर बहना स्टार्ट कर देगा, तो वहाँ से चैनल फॉर्मेशन होने लगेगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, व्हेन ओवरलैंड फ्लो इज एक्यूमुलेटेड इन द स्मॉल चैनल देन वाटर अटेन अ इनहेंस वेलोसिटी। जब पानी एक तीर जमा होगा और वो बहना स्टार्ट करेगा तो उसमें वेलोसिटी भी आएगी। तो वही चीज़ लिखा हुआ कि अटेन एन एनहेंस वेलोसिटी, वेलोसिटी भी उसमें आ जाएगी। इसके रिजल्ट क्या होंगे? सोर्सिंग ऑफ सोइल पार्टिकल एट इंक्रीज फ्रॉम देयर, और सोइल पार्टिकल जो हैं वो अपने साथ में बहा के ले जाने लगेगी। एंड आल्सो देयर इज फास्ट ट्रांसपोर्टेशन, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होता है सॉइल पार्टिकल का, ये मेन बात है। तो समझ में आया कि रील इरोजन क्या है। रील इरोजन एक एडवांस स्टेज है सीट इरोजन का। इसमें क्या होता है कि हमारा रेनफॉल एक्यूमुलेट होने लगता है स्लोपी एरिया में, और फिर वो जिधर को स्लोप मिलता है उधर को बह के चालू हो जाता है, और जब पानी बहता है धीरे धीरे तो उससे चैनल फॉर्मेशन होता है। जब चैनल फॉर्मेशन होगा तो पानी बहेगा तो उसमें वेलोसिटी होगी, और जब वेलोसिटी होगी तो उसके मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगी। काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से सोइल पार्टिकल को डिटेच करता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है, इसलिए और ये सबसे ज़्यादा
होता है इरोजन में, सबसे ज़्यादा इरोजन इसी में होता है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए रिल इरोजन इसका नाम है, और इसी को हम लोग माइक्रो चैनल इरोजन भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ कॉमन इन वेयर एग्रीकल्चर लैंड एंड फ्रेशली कल्टिवेटेड लैंड। और यह सबसे ज़्यादा हम लोग कहाँ देखते हैं, तो जो हमारी खाली सोइल एग्रीकल्चर फील्ड या कोई भी प्लॉट पड़े होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखते हैं, या फ्रेशली कल्टिवेटेड मतलब जो तुरंत जुताई किए गए खेत हो और बारिश हो जाए तो उसमें ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, जैसे ये वाला आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, द रिल इरोजन कैन यूजली बी रिकमेंडेड विद प्राइमरी टिलेज, द रिल इरोजन कैन यूजली बी रिमूव्ड विद प्राइमरी टिलेज। और जो हमारा रिल इरोजन होता है इसको हम लोग प्राइमरी टिलेज करके चैनल को रिमूव भी कर सकते हैं। मतलब जैसे ये देख रहे होंगे कि इस फिगर में जो ये चैनल बनने लगे हैं इसको हम लोग सिंपल एक जुताई भी कर देंगे ना, तब भी ये सब खत्म होकर बराबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ रिल निगलेक्टेड फॉर्म इनटू लार्ज गली। अब कह रहा है कि अगर आपने इसको निगलेक्ट कर दिया और जैसे हो रहा है वैसे होने दिया तो वो एक बड़ी गली का रूप ले लेगी। अब मान लो इसको देख रहे हो, इस वाले डायग्राम में अगर इसको रोका ना जाए तो ये तो बहते बहते एक बड़ा नाला बन जाएगा, इसीलिए यही का फिर नाम हो जाएगा गली इरोजन। द रिल इरोजन आर सेलो ड्रेनेज लाइन लेस देन 30 सेंटीमीटर डीप एंड 50 सेंटीमीटर वाइड। रिल इरोजन हम तब तक कहेंगे जब तक जो हमारा माइक्रो चैनल या जहाँ से बह रहा है पानी, जैसे इन जो नाला बनने लगा बह रहा है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी, गहराई, वो कितने होनी चाहिए, कितने से कम होनी चाहिए। अगर इसकी गहराई की बात करें जो नाला बनेगा तो वो उसकी 30 सेंटीमीटर से ना ज़्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए। और चौड़ाई की अगर बात करें ऐसे चौड़ाई की अगर बात करें तो वो 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर बात नेक्स्ट है कि रिल इरोजन मोस्टली अकर्स इन एलुवियल सोइल एंड इज क्वाइट फ्रिक्वेंट इन चंबल रिवर वैली इन इंडिया। सबसे ज़्यादा ये जो रिल इरोजन होता है वो कहाँ होता है, तो वो चंबल नदी पे सबसे ज़्यादा, चंबल नदी के साइड में होता है। अब रिल इरोजन के बाद हम लोग देखते हैं गली इरोजन। गली इरोजन क्या होता है? गली इरोजन इज द एडवांस स्टेज ऑफ रिल इरोजन। ये हमारी रिल इरोजन के बाद आती है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि एडवांस स्टेज ऑफ रिल इरोजन। गली इरोजन इज द रिमूवल ऑफ सोइल एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रनिंग वाटर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ चैनल रेंजिंग इन साइज 30 सेंटीमीटर और 10 मीटर और मोर। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे जो एक्सेस रन ऑफ होने की वजह से जब वाटर बहना स्टार्ट होता है जिससे चैनल फॉर्मेशन हो जाता है, और उस चैनल का साइज हम गली में तब तक कंसीडर करेंगे कि 30 सेंटीमीटर से 10 मीटर के ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 30 से 10 मीटर तक अगर हो गया या उससे ज़्यादा तो हम उसको गली इरोजन मान लेंगे। नेक्स्ट है, व्हेन रिल गेट large in size and shape due to prolonged occurrence of flow through them and can not be removed by tillage operation, these are called gullies। अब गली इरोजन होता कब है? जब हम काफ़ी लंबे समय से मतलब ऐसे पानी बहता रहता है तब जाके नाला बनता है, तो जिसको हम लोग आसानी से फिर मिटा भी नहीं सकते हैं। यही बात बता रहा है कि ये प्रोसेस तब होता है जब काफ़ी दिन पानी कंटिन्यू फ्लो होता रहता है, और जिसको हम लोग ना मिटाएं या उसका रोकथाम ना करें तो वह एक बड़ी गली का रूप ले लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लार्ज गली एंड देयर नेटवर्क आर कॉल्ड रेवाइंस। जब हमारी गली बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं उसके नेटवर्क को हम लोग रिवाइंस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है,
द गली इज एक्सपेंडेड एवरी ईयर इफ नॉट कंट्रोल। गली जो है हमारी वो हर साल बढ़ती रहेगी अगर हम लोग उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो। फिर लिखा है द मेन प्रोसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ गली आर वाटरफॉल इरोजन एंड चैनल इरोजन, और चैनल इरोजन एंड waterfall erosion are commonly found in same gully. The extension of the gully head is usually by waterfall erosion while the sourcing of bottom and side channel erosion. In large the depth and width, gully usually start with channel erosion when an overfall development at the head of the gully continues to develop by waterfall erosion for the stage of gully development are generally recognized. लास्ट पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जो हमारा गली डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये, और ये होता किस वजह से है, तो ये होता है हमारा वाटरफॉल जहाँ होगा वहाँ से ने गली फॉर्मेशन हो जाएगा, चैनल इरोजन की वजह से ने भी हो जाएगा, और ये अधिकतर कंटिन्यूस डेवलप होता रहता है, और इसमें हम इसको कंटिन्यू डेवलप होता रहता है फिर एक समय के बाद रुक जाता है। इसलिए इसको मुख्यतः 4 प्रकार से बांटा गया है कि गली की मतलब कौन कौन स्टेज होती हैं। तो गली की 4 स्टेज होती हैं जिनको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है फॉर्मेशन स्टेज, और सेकेंड स्टेज होती है डेवलपमेंट स्टेज, थर्ड स्टेज होती है हेलिंग स्टेज, और फोर्थ स्टेज होती है स्टेबलाइजिंग स्टेज। ये नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है कि थर्ड स्टेज में क्या होता है, तो हेलिंग, डेवलपमेंट, फॉर्मेशन, स्टेबलाइजेशन, स्टेबलिंग, तो ये याद रखना है। फर्स्ट स्टेज में फॉर्मेशन होता है, सेकेंड में डेवलपमेंट होता है, थर्ड में हेलिंग होता है, और फोर्थ में स्टेबलाइजिंग होता है। इस फिगर के माध्यम से भी याद रखना है कि जैसे इसमें डिफिनेशन में बताया गया कि जहाँ वाटरफॉल होगा या जहाँ चैनल के पानी एक्यूमुलेट हो जाएगा और बहना स्टार्ट करेगा वहीं से फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो पहला फिगर देखिए, जहाँ से वाटरफॉल गिर रही है यहीं से गली स्टार्ट होगी, या फिर दूसरा कंडीशन हो सकता था कि पानी बहुत सारा इकट्ठा होता और वो बह के स्टार्ट होना, तो वहाँ से ने भी धीरे धीरे गली का फॉर्मेशन हो जाता। अब सेकेंड स्टेज है डेवलपमेंट स्टेज। तो डेवलपमेंट स्टेज में क्या है कि जब पानी कंटिन्यू बहता रहेगा तो आप देखेंगे कि इस टाइप से ने पानी कटता रहता है, मतलब मिट्टी काट काट के नाला में गिरेगा और वो अपने साथ में बहाता चला जाएगा। फिर इसी प्रकार से जैसे मान लो कटेगा, अब कुछ कितना काटेगा कि जितना पानी आ रहा है उतना ही ना काटेगा, उसके बाद में एक ऐसा रूप या ऐसा एक रास्ता तैयार कर लेगा ना जिसमें कि आगे से जितना पानी बह के आ रहा है वो एक नॉर्मल कंडीशन में बह के आराम से चला जाए, उसको और ज़्यादा इधर उधर काटने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो आ जाएगी एक हमारी हीलिंग स्टेज। उसको हम लोग तीसरे स्टेज में पहुंच जाते हैं कि मान लो हमको पीछे से जितना रन ऑफ का पानी आ रहा है नाला में वो एक इतने चौड़े नाला से आराम से निकल जाएगा, तो अब इसको और कटान करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा हीलिंग स्टेज, मतलब इसमें हमारा भरने लगा मटेरियल, घास फूस जमने लगी नाला में, अब इसमें से ही नॉर्मल पानी बहता चला जाएगा हीलिंग स्टेज में। और हीलिंग स्टेज तीसरी स्टेज होती है, सेकेंड स्टेज डेवलपमेंट स्टेज होती है, और फर्स्ट स्टेज हमारी फॉर्मेशन स्टेज होती है। अब बात करते हैं लास्ट फोर्थ स्टेज में स्टेबलाइजिंग स्टेज। चौथी स्टेज एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसमें मतलब उसको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जितना भी पानी आएगा वो आराम से नहीं बहता हुआ निकल के चला जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्ट्रीम बैंक इरोजन क्या होता है। स्ट्रीम बैंक इरोजन को ही हम स्ट्रीम चैनल इरोजन भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि स्ट्रीम चैनल इरोजन इज द scoring of material from the side of and bottom of a stream and cutting a bank while running water। जो हमारा स्ट्रीम बैंक इरोजन होता है वो हमारा क्या करता है, वो इस प्रकार से मटेरियल को स्कोरिंग करता है, मतलब हटाता है साइड से ने या फिर बॉटम से ने। तो इसमें क्या होता है कि साइड से काटेगा
या फिर बॉटम से काटेगा। स्ट्रीम बैंक इरोजन अधिकतर नदी के किनारे होता है। जैसे इस फिगर में आप भी देख रहे होंगे कि स्ट्रीम बैंक इरोजन क्या है कि जैसे नदी में बाढ़ आ गया तो ये साइड नीचे बॉटम काटते जा रहा है, ऊपर से ने सोइल गिर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे काट दिया और ऊपर से सोइल धंस के पानी में गिरती जा रही है। इस प्रकार का जो इरोजन होता है वो स्ट्रीम बैंक इरोजन कहलाता है। और ये कब होता है? जब रनिंग वाटर तेज होता है, मतलब उस कंडीशन में ये सब होता है। द नेक्स्ट पॉइंट है द स्ट्रीम बैंक इरोजन इज मेनली एग्रीगेट ड्यू टू रिमूवल ऑफ वेजिटेशन एंड ईटीसी। और ये अधिकतर होता कब है? जब खाली सरफेस पड़ी होती है, कोई रोकथाम नहीं होता है, तब ये अधिक ज़्यादा होता है। स्ट्रीम बैंक इरोजन कॉमनली फाउंड इन परनियल स्ट्रीम। और ये किस प्रकार की स्ट्रीम में ज़्यादा पाया जाता है? तो परनियल स्ट्रीम में। परनियल स्ट्रीम क्या होती हैं? जिसमें कंटिन्यू हमेशा पानी का फ्लो होता रहता है, उन स्ट्रीम को हम लोग परनियल स्ट्रीम बोलते हैं। उनमें सबसे अधिक होता है, क्योंकि जब कंटिन्यू बहेगा तो कंटिन्यू कटान का मतलब मिट्टी को काटेगा बॉटम से और कंटिन्यू गिरता जाएगा। फिर नेक्स्ट है स्ट्रीम बैंक इरोजन इज आल्सो कॉज्ड बाई द अकरेंस ऑफ फ्लड इन द स्ट्रीम। और ये अगर फ्लड का कंडीशन होता है, जब फ्लड आएगा तब भी स्ट्रीम बैंक इरोजन अधिक होगा। द इरोजन डिफरेंट फ्रॉम गली इरोजन इन दैट द फॉर्मर अप्लाइज टू द लोअर एंड ऑफ स्ट्रीम ट्रिब्यूटरी। इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि ये गली इरोजन से बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है। कैसे? कि इसमें क्या होता है कि गली इरोजन में क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं वो उसके रोकथाम करने के लिए स्ट्रीम ट्रिब्यूटरी अपर के में मतलब उसका रोकथाम करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी किसान लोग होते हैं इसको रोकथाम करने के लिए इसके लोअर बॉटम में काम करना पड़ता है। इसलिए इसको कहा गया है कि ये गली इरोजन का से बिल्कुल डिफरेंट है स्ट्रीम बैंक इरोजन। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज पार्टिकुलरली नोटिसेबल ऑन द आउटसाइड बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ इंड इन मेंडेरिंग सिस्टम। मेंडेरिंग सिस्टम मतलब ये होता है घुमावदार। मेंडरिंग मतलब घुमावदार। जहाँ पर घुमाव होगा वहाँ पर इसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, यही चीज़ बताया गया है। फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है Scoring is influenced by the velocity and direction of flow path and width of the channel and soil texture। अब ये मतलब कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी ये चीज़ किस पे डिपेंड करेगा कि उसका वेलोसिटी कैसा है, डायरेक्शन फ्लो कैसा है, विड्थ कैसा है और सोइल टेक्सचर कैसा है, उस चीज़ पर ये ज़्यादा डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ सबसे ज़रूरी जो जीआरएफ, एसआरएफ, नेट और एईजेई के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं उनको पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। तो हमारा सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव फ्लो ऑफ इरोजन इज, मोस्ट इफ़ेक्टिव फ्लो किस में होता है? तो वो टर्बुलेंट फ्लो में मोस्ट इफ़ेक्टिव इरोजन होता है। नेक्स्ट है इरोडेबिलिटी इज़ द डायनेमिक इवेंट। इरोडेबिलिटी कैसा है? वो एक डायनेमिक इवेंट है। सैंडी मोर डिटेचमेंट सोइल पार्टिकल एंड लेस ट्रांसपोर्टेशन। अगर सैंडी सोइल है तो डिटेचमेंट अधिक होगा और सोइल ट्रांसपोर्टेशन कम होगा। अगर क्ले सोइल है तो लेस डिटेचमेंट सोइल पार्टिकल एंड मोर ट्रांसपोर्टेशन। क्ले सोइल रहेगा तो उसका डिटेचमेंट कम होगा लेकिन ट्रांसपोर्टेशन अधिक होगा। फिर इसी प्रकार अगर सिल्ट लोम सोइल है तो मॉडरेट डिटेचमेंट और मॉडरेट ट्रांसपोर्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सोइल इरोजन इज हाईएस्ट इन कल्टिवेटेड लैंड। सबसे ज़्यादा इरोजन कहाँ होगा? तो वो कल्टिवेटेड लैंड में होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ 4 टाइम इंक्रीज इन स्लोप वाइल डबल द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग स्लोप को 4 गुना बढ़ा देते हैं तो जो हमारी वेलोसिटी होगी वो 2 गुनी हो जाएगी। फिर उसके बाद है जब डबल द वेलोसिटी कैन इंक्रीज द इरोजिव पावर 4 टाइम एंड कैरिंग कैपेसिटी 32 टाइम। अब अगर वेलोसिटी डबल हो गई या डबल कर दिए
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा इरोजिव पावर है वो 4 गुना बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो कैरिंग कैपेसिटी मतलब ट्रांसपोर्ट करने की जो क्षमता है वो 32 गुना बढ़ जाएगी, 32 टाइम। तो एग्ज़ाम में कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर स्लोप 4 टाइम बढ़ा देते हैं तो वेलोसिटी पे क्या अंतर पड़ेगा, तो अगर स्लोप 4 गुना बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी। अगर वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो इरोजिव पावर 4 गुना बढ़ेगा और कैरिंग कैपेसिटी मतलब ट्रांसपोर्टेशन की क्षमता 32 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है द फैन टाइप वाटर शेड यील्ड हायर पीक रन ऑफ एज कंपेयर टू फर्न लीफ टाइप वाटर शेड। अब पूछ रहा है कि किस प्रकार के वाटर शेड में हाईएस्ट पीक रन ऑफ होगा, मतलब जल्दी से रन ऑफ क्रिएट हो जाएगा, और जिसमें जल्दी रन ऑफ क्रिएट करेगा और जल्दी बहेगा उसमें ज़्यादा रन ऑफ होगा। तो लिखा है जो फैन टाइप वाटर शेड होते हैं उसमें हायर रन ऑफ होता है, किसके कंपैरिजन में, लीफ टाइप वाटर शेड में। तो लीफ टाइप वाटर शेड में कम इरोजन होगा और फैन टाइप वाटर शेड में ज़्यादा इरोजन होगा, ये बात बता रहा है। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ सोइल इरोजन विद रिस्पेक्ट टू स्लोप शेप। अब हम अगर इरोजन के ऑर्डर की बात करें कि इरोजन का ऑर्डर कैसा होता है, तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारा कन्वेक्स आएगा, कन्वेक्स के बाद कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के बाद कनकेव। ये हमारा ऑर्डर याद रखना है, इस प्रकार से होता है कनकेव, कॉम्प्लेक्स, कनकेव। ये हमारे एग्जाम में आता है, इसलिए हमको ये याद रखने की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे द शेप ऑफ द रेन ड्रॉप, द शेप ऑफ द रेन ड्रॉप स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। जो रेन ड्रॉप हमारा स्फेरिकल होता है, मतलब स्फेरिकल तरीके में गिरता है, कि वो क्यों गिरता है, सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप इज 256 टाइम ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रन ऑफ फ्लोइंग ओवर द ग्राउंड सरफेस। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है जो गिरते हुए रेन ड्रॉप में 256 टाइम ग्रेटर होती है, किसमें, बहते हुए पानी में। मतलब ये है कि जो ऊपर से बारिश हो रही है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उससे अधिक काइनेटिक एनर्जी, कितने अधिक, 256 गुना अधिक काइनेटिक एनर्जी उसमें होगी जो सरफेस पे वाटर मूवमेंट कर रहा होगा। फिर नेक्स्ट है द साइज ऑफ रेन ड्रॉप कैलकुलेटेड बाई। अगर हमको साइज कैलकुलेट करना है कि रेन ड्रॉप का कितना साइज है, तो हम उसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो फ्लोरा पेलेट मेथड का हम यूज करते हैं, फ्लोर पेलेट मेथड का। फिर इसी प्रकार हम फादर ऑफ सोइल इरोजन की हम बात करें कि कौन है, तो हम एच बेनेट को फादर ऑफ सोइल इरोजन मानते हैं। फिर उसके बाद एक लास्ट स्लाइड ये है, इसमें हम लोग देखते हैं और क्या बचा। इसमें है पैथोजेनिक इरोजन। पैथोजेनिक इरोजन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ सोइल कॉज्ड बाय प्लांट रूट सिस्टम। पैथोजेनिक इरोजन कब होता है, जो हम प्लांट रूट उखाड़ते हैं, रूट को उखाड़ने की वजह से जो सोइल डिस्टर्ब होती है उसको हम लोग पैथोजेनिक इरोजन कहते हैं। फिर है जियोजेनिक इरोजन। जियोजेनिक इरोजन क्या होता है, ये हमारा किसकी वजह से होता है, तो ये एनिमल की वजह से होता है। फिर एंथ्रोपोजेनिक इरोजन, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। फिर है ऑर्गेनिक इरोजन। ऑर्गेनिक इरोजन क्या होता है, ये ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से ऑर्गेनिक इरोजन होता है। ग्लेशियल इरोजन ड्यू टू टेम्परेचर इज बिलो इज 0 सेंटीग्रेड द कोल्ड रीजन। ग्लेशियर रीजन कब होगा, जब हमारा जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा तो ग्लेशियर इरोजन में हो जाएगा। हार्डलेस इरोजन को ही हम लोग नॉर्मल इरोजन बोलते हैं। इसका रेट लेस देन 0.05 mm से 0.5 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर होता है। हार्मलेस का मतलब ये कि इससे हमको कोई खास नुकसान नहीं होता है। पर हेक्टेयर से 0.05 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर, मतलब ये हम निगले जिसको हम कंसीडर नहीं करेंगे उस प्रकार का है। जैसे इस प्रकार से समझ लो कि 1 लाख रुपया तुम्हारी कमाई है, 1 लाख रुपया में से कोई 1 रुपया तुम्हें कहीं दान देना पड़ जाए या कोई टैक्स देना पड़ जाए,
तो वो कोई बोझ नहीं ना लगेगा कि 1 लाख रुपया में 1 रुपया दान दे दिए, उसी प्रकार का है, इसलिए ये हार्मलेस नहीं है। फिर है कंपनसेशन इरोजन, सोइल डिग्राडेशन। कंपनसेशन इरोजन को ही हम लोग सोइल डिग्राडेशन बोलते हैं। सोइल फॉर्मेशन एग्जाम्पल रिवर। नेक्स्ट है हमारा परमिसिएबल इरोजन। परमिसिएबल इरोजन क्या होता है? परमिसिएबल मतलब जिसको हम सहन कर सकें, टॉलरेंस इरोजन। दिस टाइप्स ऑफ इरोजन सोइल टॉलरेंस ऑफ इरोजन विदाउट एनी लॉस ऑफ सोइल फर्टिलिटी। एग्जाम्पल खेती करना। परमिसिएबल सोइल या टॉलरेंस इरोजन हम वो इरोजन को कहेंगे जिसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग खेती करते हैं, जुताई करते हैं, तो मिट्टी तो उस टाइम भी उखड़ती है, उस टाइम भी इरोजन हो रहा है, लेकिन वो हम उतने इरोजन पे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम उसको परमिसिएबल या टॉलरेंस इरोजन कहेंगे। इसलिए हमने इसके एग्जांपल में लिखा है खेती करना। खेती करते टाइम जुताई करते हैं, उससे भी इरोजन होता है, लेकिन वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है या उसका उतना बुरा प्रभाव नहीं है, इसलिए हम उसको सहन कर सकते हैं। फिर है कंडीशन ऑफ इरोजन शोन इन टेबल। बहुत बार हमको मतलब ये टेबल से क्वेश्चन पूछता है कि वीक इरोजन कब होगा, मीडियम इरोजन कब होगा, सीरियस इरोजन कब होगा, सेवर इरोजन कब होगा और कैस्टोस्ट्रोपिक इरोजन कब होगा। तो इसका देखिए कुछ डाटा दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए वीक इरोजन तब हम मानेंगे जब एनुअल सोइल लॉस 0.05 से 5 mm हो, और मीटर क्यूब में बात करेंगे तो 0.5 से 5 mm है। फिर मीडियम इरोजन है 5 से 15 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर, और सीरियस इरोजन है 15 से 50 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर। ये टेबल है, ज़रूरत है तो आप याद कर लेना, ज़रूरी है बाकी याद करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो कुछ काम का है तो सब्सक्राइब कर देना मन अगर हो तो।